नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। एक पुरानी हिंदी फिल्म का गाना है, न तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान है तो इंसान की औलाद बनेगा। ये उस दौर की बात है जब देश आज़ाद हुआ था, चंद वर्ष हुए थे। उसके बाद समय बीतता गया और लोगों की प्राथमिकताएं बदलती गई, बढ़ती गई। और जब बच्चे से पूछा जाता था कि तू क्या बनेगा, तो कोई कहता था डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। यानी इंजीनियरिंग के व्यवसाय को और इंजीनियरिंग के पेशे को भी बहुत समृद्ध माना जाता था। समय के साथ आज छत्तीसगढ़ में जब मैं विश्लेषण कर रहा हूँ तो यहाँ इंजीनियरिंग का जो स्तर है इतना नीचे गिर गया है और शिक्षा की गुणवत्ता इस कदर खराब हो चुकी है, जिस पर आज मैं चर्चा करने के लिए अपने बीच एक ऐसी शख्सियत को साथ में लाया हूं जिसका नाम है BL महाराणा। विसिल ब्लोअर भी हैं, एमटेक इंजीनियर हैं और ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में बरसों तक आप HOD रहे थर्मल इंजीनियरिंग में। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और आपको पता चलेगा कि किस तरह से शिक्षा के माफिया शिक्षा का कारोबार करते हुए देश के भविष्य को किस तरह से खराब करते रहे हैं, किस तरह से घोटाला करते रहे हैं, किस तरह से सरकार और आम जनता से पैसे बटोरने के अलावा उनके पास कोई और प्राथमिकता नहीं रह गई थी। फिलहाल मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। महाराणा जी, आप यहाँ छत्तीसगढ़ के एक जाने माने शिक्षा संस्थान संतोष रुंगटा ग्रुप में आप HOD थे। आप अपना अनुभव बताएंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता वहाँ और छत्तीसगढ़ में कैसे रहती है? शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों पर निर्भर करती है और शिक्षकों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कर रहे हैं उससे मैं समझता हूं कि शिक्षा का स्तर जो है लगातार गिरता गया है। शिक्षकों की फर्जी जानकारी देना, शिक्षकों का फर्जी बैंक अकाउंट खोलना और शिक्षकों के वेतन में घोटाले करना, इस प्रकार की बड़ी बड़ी घटनाएं जो हैं वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कर रहे हैं और गलत जानकारी देकर मान्यता ले रहे हैं। तो जहाँ पर शिक्षकों की गुणवत्ता ही अच्छी नहीं होगी वहाँ पर आप अच्छी एजुकेशन की कल्पना कैसे करेंगे? ये बहुत ही चौंकाने वाली आपने जानकारी दी कि फर्जी जानकारी दी जाती है। किस अनुपात में वहाँ पे शिक्षक होना चाहिए, स्टूडेंट कितने होने चाहिए और शिक्षक कितने होने चाहिए? AICTE के नियमानुसार जो A ग्रेड कॉलेज है वहाँ पर 1:15 और बाकी कॉलेजों में 1:20 का रेशियो होना चाहिए। मतलब 20 छात्रों को प्रति एक जो है शिक्षक होना चाहिए। क्या आपके कॉलेज में ऐसा होता था? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था और कई सारे जो कॉलेजेस हैं वो फर्जी शिक्षक दिखाकर मान्यता लेते हैं। ये जब आप मुझे जानकारी दे रहे थे तब मुझे ख्याल आया कि कोई एक TQ फंड होता है। ये TQ फंड जिसके बारे में मुझे जानकारी दी गई और सूचना का अधिकार में राष्ट्रबोध ने जब जानकारी मांगी स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से, तब हमें बताया गया कि भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम यानी TQ फंड, ये TQ फंड आता है भारत सरकार की ओर से। ये TQ फंड आता है यूनिवर्सिटी की ओर से, दिया जाता है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी। इसके लिए इस फंड की जानकारी जो हमको नहीं दी गई और ये बताया गया करके कि ये जानकारी गोपनीय है। किस तरह से गोपनीय, आप थोड़ा बताएंगे कि इसमें होता क्या TQ फंड में? देखिए, TQ का जो फंड है वो एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है और टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए जो है इसमें फंड रहते हैं। मगर जो टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए वो सही तरीके से, सही मायने से नहीं होती है और इस फंड के दुरुपयोग होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और मैं समझता हूँ कि शायद इसीलिए जो है राष्ट्रबोध को ये जानकारी जो है नहीं दी गई है, क्योंकि ये जो फंड है एक पब्लिक फंड है, इसकी जानकारी जो है आम जनता को जानकारी होने का पूरा अधिकार है। उच्च शिक्षा माफिया लोगों ने जो शिक्षा का व्यवसायीकरण किया है उसको आप ये मान सकते हो कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में घुसी थी और कब्जा कर ली, उसी तरीके से इन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लूट खसोट मचा रखी है और हमारे भविष्य के आने वाले विद्यार्थियों के साथ इन्होंने छल किया है। इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं ताकि आने वाले समय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। हमारा अंदेशा है कि ये करोड़ों नहीं अरबों का घोटाला होगा, क्योंकि ये जानकारी लंबे समय से पब्लिक नहीं की जा रही है। ऐसी कौन सी गोपनीय जानकारी है जो जानकारी नहीं देने की बात आ रही है यूनिवर्सिटी की ओर से? अब मैं आगे बढ़ता हूँ एडमिशन की बात। अभी ये एडमिशन का दौर है, जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि सितंबर अक्टूबर में एडमिशन का दौर एक बार फिर शुरू होगा और एक बार नई पौध तैयार करने की बात होगी और शिक्षा के कारोबारी यानी जो गुणवत्ता भी शिक्षा देकर भारत का भविष्य खराब कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ाएंगे और शिक्षा का स्तर गिराएंगे। उस बारे में जानकारी देंगे किस तरह से एडमिशन होते हैं। अभी
देखिए, एडमिशन के लिए बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, हमारे यहाँ टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो अच्छा है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी लेबोरेटरीज हैं, हमारे यहाँ रिसर्च की बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, हम एनबीए या नैक जैसे बड़े संस्थानों से एक्रेडिटेड हैं। मगर अंदर की जो सच्चाई है वो बहुत ही ज्यादा भयावह है और सिर्फ ये एडमिशन को ललचाने के लिए इस प्रकार की प्रलोभन जो है दिए जाते हैं। और अगर इसकी कड़ाई से जांच हो तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस सामने आएंगे जहां पर शिक्षा की गुणवत्ता जो है बद से बदतर है। मेरा नाम सुनील जैन है। मैं रुंगटा कॉलेज एडमिशन के लिए लेके गया था अपने परिचित को। वहाँ मेरे से डोनेशन मांगा गया, बट डोनेशन के अगेंस्ट में मैं रसीद मांगा तो रसीद वगैरह कुछ नहीं देंगे बोलते हैं। और बाद में पता किया तो वहाँ की फैकल्टी वगैरह भी नॉन पीएचडी और नॉन अनक्वालिफाइड लोग टाइप के थे, तो मैंने फिर वहाँ पे एडमिशन कराना उचित नहीं समझा। सूचना के अधिकार में हमने एक जानकारी मांगी थी एंडोमेंट फंड के बारे में, जिसमें 60 इंजीनियरिंग कॉलेज और विभिन्न जो दूसरे कॉलेज हैं जो स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने अपने एंडोमेंट फंड यानी वो सुरक्षा निधि जिसे जमा करना अनिवार्य होता है वो जमा ही नहीं की है। 2017-18 से भी कई कॉलेजों ने, यानी आप ऐसे आसान भाषा में समझ लीजिए कि जैसे कोई बैंक है, वो बैंक अपने संचालन के लिए एक सुरक्षा निधि रिजर्व बैंक के पास रखता है, जिसके अगर कोई बैंक आने वाले दिनों में कोई घोटाला करता है या फिर कुछ आर्थिक अनियमितता करता है तो उसकी भरपाई उस सुरक्षा निधि से आरबीआई कर सकता है। वही एंडोमेंट फंड जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज की विश्वसनीयता की गारंटी भी होता है, उसे जमा ही नहीं किया गया। एक दो नहीं बल्कि 60 कॉलेज। ये जानकारी हमें लिखित में तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई ने दी है। इस बारे में थोड़ा बताएंगे कि एंडोमेंट फंड का किस तरह से मिसयूज होता है या जानकारी क्यों नहीं दी जाता, फंड क्यों नहीं जमा किया जाता है? देखिए, क्या है कि हर साल जो है यूनिवर्सिटी है नोटिस निकालती है एंडोमेंट फंड जमा करने के लिए, मगर जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे 60 कॉलेजों का यहाँ पर नाम है, तो ये सालों साल जो है एक सिंपल एफिडेविट देकर जो है काम चलाया जा रहा है और एंडोमेंट फंड जमा नहीं किया जाता है। एंडोमेंट फंड जो है ये कोरोना काल में बहुत रामबाण साबित हो सकता था। इस एंडोमेंट फंड के जरिए कई ऐसे कॉलेज के कर्मचारी हैं जिनका पेमेंट वगैरह का भुगतान किया जा सकता था, लेकिन ये फंड ना होने की वजह से कई जो कर्मचारी हैं वो बेरोजगार भी हुए। बेरोजगार होने के बाद ये फंड जमा नहीं करने के बाद भी इनको मान्यता मिली। तो ये एक बड़ा जो सवाल है ऐसा सामने आता है कि ये कहीं पर जो है एक यूनिवर्सिटी द्वारा जो है वो थोड़ी सी नरमी बरती गई है। हाँ, नरमी बरती गई है। जी, एक और जानकारी हमारे पास है, इसका भी एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ये स्पोर्ट्स का कोई निधि होती है उसे भी जमा नहीं किया जाता है और फर्जी जानकारी देकर स्टूडेंट लोग से पैसा वसूली की जाती है। ये मुनाफाखोर शिक्षा माफिया इसमें बहुत अग्रसर होकर काम करती है। इस बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। देखिए, स्पोर्ट्स फीस जो है हर कॉलेज को यूनिवर्सिटी को देना होता है, जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी के लिए यूज होता है। हालांकि 2021 में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन इससे पहले भी कई कॉलेजों ने जमा नहीं किया है। तो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ऑलराउंड एजुकेशन के लिए भेजते हैं, उसमें से अगर कोई बच्चा अगर मान लेते हैं कि स्पोर्ट्स के किसी उसमें विद्या में निपुण है और वो चाहे कि उसमें कुछ बन पाए, तो ऐसे कॉलेजों में अगर उनका एडमिशन हो जाए जहाँ पे स्पोर्ट्स निधि जमा नहीं की गई है, तो मान के चलते हैं कि उसकी जो एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी वाली जो हिस्सा है वो उसमें वो बाधित हो जाएगा और वो जो शिक्षा है उसको नहीं मिल पाएगी। तो स्पोर्ट्स फीस न देने से बच्चों का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो जो है कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। हमें जो जानकारी मिली है कि वीआईपी के बच्चे वहां पर सीधे एडमिशन पा लेते हैं और मैनेजमेंट उन पे मेहरबान होता है। कई बार तो उनकी फीस भी नहीं ली जाती और जिन पे जिम्मेदारी होती है सिस्टम को संचालन की, वो जनप्रतिनिधि भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं और तमाम ऐसे लोगों का एडमिशन हो जाता है जो कि उनकी पढ़ाई का स्तर उतना नहीं होता कि वो तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर सके, लेकिन बावजूद वो एडमिशन भी लेते हैं। ऐसा क्या होता रहा है? क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है? सर, मैनेजमेंट कोटा करके एक एडमिशन का कुछ सीटें जो है उसमें रिजर्व होती हैं और इस मैनेजमेंट कोटे के तहत जो है ऐसे बच्चों को एडमिशन दिया जाता है जो मतलब क्या आपके अनुभव से ये जो शिक्षा के कारोबारी हैं जिनका शिक्षा से पुराना कोई दूर दूर तक लेना देना ना रहा हो, सिर्फ पैसे का इन्वेस्टमेंट कर वो बड़े बड़े शिक्षा संस्थान खोल लेते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है कि जो नए एडमिशन के दौर में अगर ये हमारे दर्शक इसको देख रहे हो इस वीडियो को, तो अब इस बारे में आपका क्या कहना है अभी एडमिशन जब होने वाला है तब? देखिए, मैं कहूँगा अभिभावकों को जो है सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाकर और झूठी जानकारी देकर बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मगर अंदर की जो सच्चाई है बहुत भयानक है। और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए जो है विश्वविद्यालय और AICTE जो है वो अपने नियमों को कड़ाई से पालन करे, अन्यथा जो है इस प्रकार शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार शाह है, मैं भिलाई का रहने वाला हूँ।
मैं फायर सेफ्टी की कॉलेज रामनगर से डिग्री लिया था 55,000 का। तो 55,000 का मैं समझा नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं? 55,000 का मतलब 55,000 रुपये दे करके मैंने मतलब डिग्री लिया था वहाँ से, और मेरे को बोला गया था कि नौकरी लगा के दिया जाएगा, और अभी तक कोई भी मेरे पास काम नहीं है। मैं ऐसे ही बेरोज़गार घूम रहा हूँ, और अगर मैं नौकरी के लिए जाता भी हूँ तो उन लोग मेरे से 5,000 रुपये मतलब मांगते हैं नौकरी में लगाने का। आप जो शुरू में बात कर रहे थे कि 1:20 में शिक्षक होने चाहिए, क्या ये शिक्षक जब नहीं होते थे तो ये शिक्षकों की जानकारी किस तरह से दी जाती थी, किस तरह से उनका बैंक अकाउंट मेंटेन किया जाता था? हमें जानकारी मिली है कि आपकी ओर से, आप विसिल ब्लोअर भी हैं, तो आपकी ओर से कुछ शिकायतें की गई, आप इस बारे में कुछ बताएंगे, थोड़ा खुल के बताएंगे? कॉलेज में जो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज का एफिलिएशन है AICTE करती है, और उसमें ऑनलाइन विधि होती है अप्लाई करने की, और उस वेब पोर्टल में जब तक आप 1:20 रेशियो में टीचर का अनुपात नहीं दिखाते हैं वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होता है। चूंकि वो मेंटेन नहीं होता है तो कई कॉलेज जो है वो फर्जी शिक्षक दिखाते हैं, और कई कॉलेज और कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों की हमने बाकायदा AICTE को शिकायत की है, और जिस पर जाँच चल रही है। उनका बैंक अकाउंट कैसे खुलता है? उनको पेमेंट उनको शो करनी होती होगी तब? ये बड़े आश्चर्य की बात है कि किस प्रकार से ये पूरा माफिया काम कर रहा है, कि कैसे बैंकों के मतलब शिक्षकों के अकाउंट जो है वो बैंकों में खुलवाए जा रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि पूरा एक रैकेट काम कर रहा है, जिसमें बैंक अधिकारी भी हो सकता है। बैंक अकाउंट कैसे खुलवाए जाते हैं, थोड़ा बताएंगे कि किस तरह से बैंक, जब वहाँ पे टीचर है नहीं तो कैसे बैंक अकाउंट खुल जाते हैं? ये देखिए, शिक्षकों को इसकी जानकारी व्यक्तिगत तौर पे नहीं होती कि उनके नाम पे इस प्रकार का अकाउंट चल रहा है। ये कॉलेज मैनेजमेंट और बैंक अधिकारियों का ये कोई गठजोड़ होगा जो काम कर रहा है संभवतः। आप किसी एक बैंक का नाम लेंगे कि कहीं पे कुछ ऐसा हुआ हो घोटाला? या पिछले वर्ष 2019-20 में हमने एक शिकायत की थी संतोष रुंगटा ग्रुप के रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज की, और उसमें जब AICTE में हम उपस्थित हुए तो वहाँ पर एक वेतन संबंधी दस्तावेज जमा किए। जब RTI से हमने वो जानकारी निकाली तो उसमें देखा कि HDFC का सील लगा हुआ है, उसमें से कई जो अकाउंट नंबर्स हैं वो फर्जी थे, जो सैलरी का जो अमाउंट दिखा रहा था वो भी फर्जी था। तो इसकी हमने शिकायत जो है अलग अलग संस्थाओं में की है। जैसे हमने असिस्टेंट डायरेक्टर प्रवर्तन निदेशालय में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर में शिकायत की है, इसमें पुलिस महानिदेशक को जो है हमने शिकायत की हुई है, इसमें हमने जो CBI है उनको पत्र लिखा हुआ है, इसमें हमने जो इनकम टैक्स जो है भोपाल का जो सेंट्रल ऑफिस है उसमें शिकायत किया हुआ। तो इस प्रकार जो है हमने HDFC बैंक में जो का जो फर्जी सील लगाकर सैलरी शीट बनाई गई थी उसकी शिकायत की। इसके साथ एक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो एक सरकारी जो बैंक है जो अभी मर्ज हो गया है, तो उस बैंक की भी इन्होंने बाकायदा अकाउंट नंबर बनाए और उसके सील और सिग्नेचर। कितने अकाउंट होंगे जो फर्जी इन्होंने अकाउंट खोले होंगे? लगभग हमारे पास RTI के तहत जो जानकारी मिली थी उसमें 2000 कर्मचारियों के हमारे पास बैंक अकाउंट हैं, जिनके शिकायत हमने सभी अलग अलग विभागों में कर रखी है। आप बहुत चौंकाने वाली जानकारी, 2000 फर्जी सील लगा के, फर्जी साइन करके फर्जी अकाउंट खोलेगा, आप यही कहना चाह रहे हैं? इसके संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एम्प्लॉयज़ के जो नाम हैं उसमें कुछ तो एम्प्लॉयज़ के नाम भी फर्जी हैं, और उनके सामने जो दिए गए अकाउंट नंबर हैं वो भी फेक हैं। तो ये माजरा कुछ जो है ये बड़ा घोटाले की ओर इशारा करता है, और बहुत ज़्यादा तो जो है मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि जांच एजेंसियों में ये जांच का विषय अभी भी लंबित है। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का कारोबार, शिक्षा के माफिया किस स्तर पर जाकर कर रहे हैं, किस तरह से भारत के भविष्य का गला घोटने का काम हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, युवाओं में असंतोष पैदा कर रहे हैं, और लगातार इस तरह का गोरख धंधा जारी है। एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। दरअसल ये रसूखदार अपने मोटे पैसे के दम पर सिस्टम पर हावी हो जाते हैं, और VVIP के बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन देने के अलावा उन्हें अपने यहाँ गेस्ट बनाकर अपना आवरण बना लेते हैं। इस तरह की शिक्षा का हालात रहेगा तो कैसे भारत का भविष्य मजबूत होगा। भिलाई जो एजुकेशन हब कहा जाता है, यहाँ वो कॉलेज है, वहाँ यहाँ इस तरह का गोरख धंधा चलता है। राष्ट्रबोध आपका जनमंच है, ये जानकारी मैं तथ्यों के साथ दे रहा हूँ, बाकायदा प्रमाण है हमारे पास। जो जानकारी सरकारी दस्तावेज में हमें उपलब्ध कराई गई है वो हम दे रहे हैं। मेरे साथ जो विसिल ब्लोअर BL महाराणा थे, उन्होंने भी कई शिकायतें की है, CBI ED से लेकर तमाम शिकायतें। यह जनमंच आगे भी इसी तरह की बातों को, खबरों को उठाता रहेगा। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी आवाज को बुलंदी देने के लिए जरूर आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय प्रकट कीजिए। नमस्कार।